माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी शायद प्रश्नकाल में कुछ बयान देंगे। बेमेतरम कुछ हुल्लड़ गुल्लड़ हो गया इनके नेता के साथ शायद। प्रश्नकाल श्री बघेल लखेश्वर। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों को छात्रावास आश्रम में घटित घटनाओं से बच्चों की मौत के संबंध में था। मंत्री जी के उत्तर आया है। मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में 11 बच्चे की मौत पूरे प्रदेश में उनके द्वारा उल्लेख किए, उसके पूरक जानकारी फिर 14 बच्चे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30 बच्चे की मृत्यु हुई है छात्रावास आश्रम में विभिन्न तरह की घटना। लेकिन जो अधिकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके कार्रवाई करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और बस्तर क्षेत्र में आपका जो विशेषता है, आपकी महानता है, तो आपके समय के ही और आपके द्वारा ही रखे गए सभी अधिकारी करीब करीब हैं। अध्यक्ष, जहाँ तक इस मामले में जो घटित घटना हुई है, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी लेकर के विभाग को भी निर्देशित किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी एक हम निर्देश जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ हमारे आश्रम हैं, छात्रावास हैं, वहाँ विशेष रूप से रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और ख़ास करके उनके सेहत को लेकर के समय समय पर रूटीन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे। और आपने प्रश्न किया कि संबंधित कोई दोषी अधिकारी होगा, हम कतई किसी को बचाने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने में कहीं चुकेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से हमारे जानकारी, जो हमारे सूत्रों से जानकारी जो मिली है, बीजापुर में ही 10 बच्चे मृत्यु हुई महोदय। विभिन्न तरह मलेरिया से, फूड पॉइजनिंग से, विभिन्न तरह फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोग मृत्यु हुई है। लेकिन आपके जानकारी में अतिरिक्त रूप से, आपको तो जानकारी नहीं दी है, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में 3 ही बच्चे के नाम दिए। माननीय विधायक बीजापुर का भी है, उनके द्वारा मैं कलेक्ट किया था जानकारी कितने बच्चे के हुए हैं। विभिन्न छात्र, चाहो तो आप पटल पे रख देता हूँ, लेकिन ऐसी इस प्रकार की जानकारी आपको वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको इस तरह गुमराह कर रहे हैं, तो इससे कैसा चलेगा प्रदेश हमारे? आप सुशासन की बात कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी बच्चे हमारे छात्रावास में सुरक्षित नहीं। एक तो अंदर वाले आदिवासी को खत्म कर रहे हैं, आप लोग आपके तंत्र खत्म कर दे रहे हैं, छात्रावास आश्रमों में रखा है। तो इस तरह की बात बन हो रही है और कैसे सुशासन है भाई? हम लोग सुरक्षित नहीं, आप लोगों के राज में, आदिवासी के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं और सुशासन की बात करते हैं हम लोग। तो 10 लोगों का नारायणपुर में घटना हुई, उसका भी जानकारी नहीं है। इस आपकी जानकारी में हमारे बकावंड में मृत्यु हुई अज्ञात बीमारी से, उसका जानकारी नहीं है। तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं के प्रदेश के अधिकारी या चाहे जिला के अधिकारी। इस तरह की बात थोड़ा इसमें गंभीरता लेने की जरूरत। छात्रावास मामला है ना। अपन कितने बार उन छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, थोड़ा बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक
माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरोप नहीं सर, ये मेरे पास एथिंग जाकर जाओ तो मैं पटल पे रख दूंगा। हमारी एथेंटिक जानकारी है मेरे पास। मैं स्वयं उस छात्रावास आश्रम में गया था, है ना, स्वयं गया हूं मैं। आरोप नहीं है, ये सत्यता हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। नहीं, हमको कोई आरोप लगाने से हमको क्या मिलेगा? लेकिन व्यवस्था सुधरे, कैसी भी छात्रावास आश्रम में इस प्रकार की लापरवाही पहली बार इतने साल भर के अंदर 25 से 30 बच्चे मरना कितनी गंभीर बात है। वो भी छात्रावास, कितने आशा विश्वास लोग सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रावास भेजते हैं, और उस बच्चे को हम लोग मार डाल रहे हैं कोई थोड़ा थोड़ा लापरवाही कारण से। ये अभी कल 16 तारीख की बात है, 16 तारीख के बाद सुकमा जिला में भूख से मरी, उसको खराब को खाना नहीं मिला, उसकी जानकारी है कि नहीं? मुझे उत्तर देने देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न किया था, इन वर्षों में हम लोगों ने संशोधित उत्तर में 14 का सूची दिया है, और 14 के अतिरिक्त जिनके मृत्यु हुई है, अगर उसकी हमें सूची दे दें, हम जानकारी के आधार पर पूरी जांच करवा देंगे। हमारे कतई नहीं, सरकार की कभी मंशा जो है साफ है, और हमारी सरकार तो ये आदिवासी समाज के ही प्रतिनिधित्व करने के लिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार अब क्या समझ रहे हैं? अनुसूचित जनजाति का ही बेटा जो है बैठा हुआ मुख्यमंत्री कुर्सी पर। सरकार सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए सब काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, तो इन वर्ग के बेहतरी के लिए हम कोई भी कसर हम छोड़ने वाला नहीं है, सभी काम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि आदरणीय कल के भाषण में लखमा जी का भाषण आपने सुना होगा, लखमा जी भी स्वीकार किए हैं कि उन क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र के मांग बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है, उन क्षेत्र में विकास की एक ललक जो है आज लोगों में जागृत हुई है, और इसलिए हमारी सरकार में भरोसा है, लोगों को भरोसा है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने बनाया है, आपने जो बिगाड़ा था उसको बनाने का कोशिश किया है, हम बेहतर व्यवस्था बना करके देंगे। धन्यवाद सर, आप बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतिहास में पहली बार साल भर में इतने बच्चे खत्म हुए जो आप लोग बना रहे हैं। तो चलिए बघेल जी, आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं, माननीय आप ही का प्रश्न पूछ जी, रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम पोटा टिबिनो में पिछले 6 महीनों में ही बीजापुर जिले में 10 बच्चों की मौत हो रही है, और वो भी जिसमें से 5 बच्चों की तो मलेरिया जैसे बीमारी से मौत हो रही है, और छोटे छोटे उल्टी दस्त, फूड पॉइजनिंग ऐसे बीमारियों से मौत हो रही है। और लगातार हम लोगों ने वहां पर इस बात को लेकर प्रशासन के सामने बात रखा, उसके बावजूद भी आज तक तभी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, एक भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुआ। और आप यहाँ बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री सुशासन की बात कर रहे हैं, तो वो न्याय कैसे मिलेगा बताइए? जब उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, और क्या अभी तक किसी भी प्रकार में कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए माननीय मंत्री जी। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का जहां भी मामले आते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है। हम कहीं भी इस तरह की शिकायत आई है, हम तत्काल कार्रवाई किए हैं। आपके पास मैंने निवेदन किया आपसे कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए, हम जांच कराएंगे। क्या कार्रवाई हो और जांच करा करके संबंधित कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई निलंबित किए क्या? किसी पर कोई कार्रवाई हुआ, निलंबित और हुआ, ये जहां तक बताइए। राजनीतिक भाषण की बात है तो बहुत सारे बात है। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था, उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है, वहां के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था, बच्चों के उनके स्वास्थ्य के बारे में। भारत सरकार, वहां संसद से ही ये उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपके सरकार के समय 25,000 बच्चों का वहां मृत्यु हुई है, उन क्षेत्रों पूरे छत्तीसगढ़ में। वो दिन कहां गया था? अब इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ, ये बताइए आप। बिल्कुल हुई है, एक एक की कार्रवाई हुई है। 14 का हमने सूची दिया है, कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई ये बताइए आप। 14 का हमने सूची जारी किया है, 14 के
बारे में हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं, सत्यता को हम लोग बता नहीं पाएंगे, उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? फिर बताना नहीं है, फिर हम लोग सत्य है उसको कैसे सुधारे उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। इस तरह की मौत बच्चे छात्रावास में हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रम में मंडल संयोजक, डीओ, एससी, दुनिया भर के लोगों को रखे हैं और उन लोग जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए। मैं एक उत्तर नहीं आया मेरे, स्वास्थ्य परीक्षण उस छात्रावास आश्रम पूरे छत्तीसगढ़ में कब हुआ थोड़ा बताइए। वासी जी पूछ लो अब एक छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ आ गंभीर जाएगा। मामला है, इसको अगर ऐसी सिलसिला मौत रहेगी तो 16 तारीख को 5 छात्रावास में मौत हुई है, बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, लगातार कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब मरते जाए हम लोग। आप ही का प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वरिष्ठ विधायक ने जो क्वेश्चन उठाया छत्तीसगढ़ के 12 महीना का प्रश्न करिए, प्रश्न हॉस्टल में प्रश्न करिए ना। जो बेचता है, मतलब बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है, 3 दिन भूखे रहा अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गई। 16 तारीख विधानसभा चालू होगा, वहां उस अधीक्षक ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं, वहां घेराव करने जा रहे हैं। आजकल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दिए। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए, चलिए आप भी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिले का पीएमटी छात्रावास के बच्चों का है। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। तो वाकई में उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बच्चे दहशत में, एक बच्चा तो यहाँ तो सुसाइड भी करने वाला था, उसको बच्चे लोग पूरा समझाया, तो नहीं तो दहशत में आ गया था वो। तो उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है पीएमटी छात्रावास में। डाल दिया जी हाँ। नेताजी बोलेंगे। नहीं आप बैठिए, नेताजी बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील ही नहीं अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके ज़माने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके ज़माने के हों चाहे हमारे ज़माने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे जमाने के नहीं है, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी, कह सकते हैं 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे, उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबिन में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। चलिए, श्रीमती अंबिका मरकाम जी। जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कोई जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव
को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूंगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में दे दीजिए। मैं स्पेशल क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर यह लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा जालमारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्लक हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा केबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी लिखते नहीं लिखवाते हैं, बस तो ऐसे ही लिख दिया था, ये कैसा लिख के लिखवा देना है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का बड़ा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है टी18 में, आप बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए टी18 का, तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 किलोग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण, तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है। चलिए हो गए, ठीक। आप दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना आपका विषय नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना भी महोदय जी का हमारे बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? बैठो ना। वहाँ तो बस्तर जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे पीछे 50 रुपया दो, तब तो अधीक्षक बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे, तो इसलिए तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, पूरा संरक्षण। आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर नसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल आश्रम बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या? बाकी बच्चे क्यों नहीं मर रहे? चलिए तो इसलिए तो आदिवासी आश्रम हॉस्टल में बेहतर दुरुस्त करोगे, इसका जांच कराओगे और ऐसा लापरवाही अधिकारी लोगों को कार्रवाई करोगे क्या? चलिए, मामला गंभीर है, जांच, एक मिनट, मामला गंभीर है और आप सबकी पीड़ा को मंत्री जी समझ रहे हैं। आप जो भी लिख कर देंगे सारे विषयों को एक साथ जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इसके बाद नेताजी के बाद अब प्रश्न नहीं है, श्रीमती अंबिका मरकाम जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारे प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूं कि सिहावा क्षेत्र में वर्ष 21-22 से जून 24 तक व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने हेतु वर्षवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? माननीय महोदय ने 4 वर्षों में 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने की जानकारी दी है। मैं जानकारी चाहती हूं कि 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दुरुपयोग या एकाधिकार की कितने शिकायतें प्राप्त हुई है, क्या कार्यवाही की गई है?
अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का जो वन अधिकार के संबंध में जो प्रश्न था उसमें हमने पूरी जानकारी हमने दे दिया है। और जहाँ तक दुरुपयोग की बात है तो दुरुपयोग के बारे में अभी कोई हमारे पास इसकी शिकायत नहीं आई है। आप अगर शिकायत देंगे तो निश्चित ही उसको हम दिखवा लेंगे। है कि 21-22 से जून 24 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु कितने समूह और समितियों से वर्षवार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने लंबित है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। हमने जहाँ तक नगरीय सिहावा के बारे में आपने प्रश्न किया है, 30 जून 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो मैं इसकी जानकारी हमने दिया है कि 8,87,591 आवेदन प्राप्त हुए और व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदनों में से इसकी भी जानकारी हमने दिया है कि वन अधिकार के 30 जून 2024 तक कुल आवेदन 9,39,528 आवेदन प्राप्त हुए और इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु और भी डिटेल अगर जानकारी चाहें तो मैं सभी का मैं दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कितने लंबित है ये पूछा है माननीय मंत्री जी, कितने प्रकरण लंबित है? अभी धमतरी जिले में सितंबर 24 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के 4,04,313 दावे, इस प्रकार कुल 9,665 दावे निरस्त हुए हैं और वन अधिकार के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त इस बारे में नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, लंबित प्रकरण की जानकारी मेरे पास है, मैं चाहे तो आप पटल पे रख सकती हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहती हूँ कि इस लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक हो जाएगा, ये आपसे जानकारी चाहती हूँ। लंबित कब तक निराकरण कर देंगे, एक छोटा प्रश्न बता दीजिए अध्यक्ष जी। हम अति शीघ्र करने को चलिए शीघ्र हो जाए। मेरा भी प्रश्न आप सिहावा को लेकर पूछ रहे हैं? जी जी, उसी में 10वां नंबर है अध्यक्ष जी। नहीं, सिहावा का प्रश्न है आपका? नहीं, मेरा मोहला मानपुर का। मोहला बाद में आएगा भैया। मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 21 में जो राशि व्यय हुआ था और 2021 और 22 में जो राशि किसानों को दिया गया था, ये राशि कम क्यों हुआ, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अब अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक राजीव गांधी इनका किसान योजना की बात थी, न्याय योजना, तो न्याय योजना के बारे में मैं अगर बात रखूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं पूरी बात रखूंगा, इसमें किसी को आपत्ति ना हो। अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग और किसानों के हितैषी बनने के बहुत ढोंग जो किया करते थे, इसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें लोगों के साथ
चला गया और उनके साथ कैसे किस प्रकार से बजट का प्रावधान उनको करके किसानों के हित में दिया गया। 2019 का उत्पादन वर्ष जो है 2020, 2021, 2022, इसमें हितग्राहियों के लिए पंजीकृत रकबा, हितग्राहियों के कृषक संख्या वो तो मेरे पास है, लेकिन जो भुगतान किया गया 2020 में 5,627, 2021 में 5,553 करोड़ और 2022 में 7,005 करोड़। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में पिछले दिनों जवाब दिया था कि इसमें किस प्रकार से कमी किया गया। वहीं पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों के हित में निर्णय करते हुए और किसानों के समृद्धि के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ में किसान का और कैसे रकबा भी बढ़े, उनकी उत्पादकता भी कैसे बढ़े, ऐसा उत्तर देना करके हमारी सरकार ने पंडित जी सब 13,288 करोड़ का राजनीति करने किया। मैं समझता हूं कि देश प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय अभी कभी नहीं हुआ था। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिस सरकार में इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय करते हुए किसानों के हित में हम लोगों पे दिया। और अगर हम बोनस की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो जो पेंडिंग हमारे समय उस समय की जो बोनस थी उसका 3,800 मिला करके 17,000 करोड़ हम किसानों को दिए। 10,000 करोड़ के कर्जा माफी हो, 17,000 करोड़ एक साल नहीं, तुमने 1 रुपये माफ हमारी सरकार ने तीन महीना के अंदर हम लोगों ने भुगतान करके दिया है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय यही सरकार ले सकती है, दूसरे सरकार के बस की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से, नेता साहब वर्ष बढ़िया भाषण देते हो, विष्णुदेव जगह 2021 में वो तो छोड़ के भग जाता है। जो भुगतान तुम इधर आ जाओ, किसानों को किया गया था और 21-22 में जो भुगतान किया गया है उसमें कमी के कारण में सीधा चंद्राकर इसलिए मैंने ये प्रश्न किया है क्योंकि आज तक वर्षवार जो किसानों को दिया गया राशि है वो हमेशा बढ़ते क्रम में रहा है। यही एक वर्ष ऐसा क्या हो गया कि किसानों की जो व्यय राशि है, दिया गया राशि में 73 करोड़ 95 लाख रुपए की कमी बताया गया है। तो आखिर ऐसे क्या परिस्थिति बना जो आज तक तो बढ़ते क्रम में रहा। आपने भी अभी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार वर्तमान सरकार कितना अंतर है, लेकिन वो कारण क्या था कि 20 और 21 में जो राशि किसानों को दिया गया था, आखिर 21 और 22 में आकर के वो कम क्यों हो गया? अभी तक तो बढ़ते क्रम में आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कम होने का कारण क्या है 73 करोड़ 95 लाख रुपए का क्या है? अरे दादी तुम्हारे समय का 22, 23 और 23 ये डबल इंजन और कैसा मोती जी किसानों के साथ छल हुआ है, अभी पता चलेगा। मोती जी मैं बताऊंगा अभी आपको। डबल इंजन सर्विसिंग कराए लागी अभी। दादी ये 22 और 23 के बता रहे हैं। हाँ, आपके जमाने का है उसको बता रहे हैं। बता, अरे डबल इंजन है इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं दादी। नहीं हो रही थी 10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी हो इसे इसलिए 24 में कम हो गए, वसूली नहीं हुई इसलिए कम हो गया। जिसमें वसूली हुई उसमें बढ़ा। अरे दादी, आपके विभाग की वसूली दूसरे कर लेते थे। ये तो बताओ कौन वसूलता था आपका?
अरे फेयर में जाके बैठ के एक आदिवासी मंत्री 5 साल तक शोषण मैं हुआ। फेयर वाला बात बताओ, मैं एक फेयर वाला आदिवासी मंत्री का 5 साल मैं शोषण हुआ। फेयर वाला ना बताओ, मैं फेयर वाला ना कुछ बता दीजिए। आपस में बात जांच हो सकते रहा आंदोलन कृपया- मैं फेयर के आपस में बात ना करें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा ठीक नहीं है। मंत्री जी को जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो कमी होने का प्रमुख कारण था कि किसानों का जो खेत होता है मेड़ बीच में होता है, इनकी सरकार ने किसानों का मेड़ का रकबा उसमें काट करके ये राशि उनका घटाया गया। अध्यक्ष महोदय, इनके किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है ठीक। और किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? आदरणीय और अध्यक्ष यही महोदय नहीं, जी, कहीं पे मेड़ का उन रकबा किसानों का- हुआ अरे, है, कहीं मेड़ पे में मेड़ का धारणा रकबा किया हुआ गया। है। सब अध्यक्ष महोदय जी, आरोप उनके लगा रहे हैं सब मेड़ पर राज्यों पर। जो पंजीयन करना था कहीं पे यहाँ मेड़ से का रकबा नहीं हुआ है। करके आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं पे मेड़ का रकबा नहीं हुआ है। और क्या बात कर रहे हैं किसानों के आप बारे में? आरोप लगा रहे हैं किसानों कहीं का पे एक मेड़ का शब्द भी रकबा बोलने कम का हुआ है यहाँ पे। नैतिक अधिकार आपका नहीं है, चलिए, नहीं। इसलिए किसानों को आदरणीय किसानों पूरे कोने का भी रकबा कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मेड़ का और रकबा आपका नहीं बस कम चलता हुआ कि है। दो राम के बीच का जमीन को भी काट देते बिजली को रोकने का प्रयास किया है। चलिए, हो गया। बिहार की बिजली को प्रश्न रोकने का 4 प्रयास किया है। आशाराम मेड़ का नेताम कहीं पे अपना कम प्रश्न नहीं हुआ है। करेंगे। आशाराम जी प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय एक नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड बस मेरा रह गया थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप सदन को जानकारी देना चाहूँगा, जो उत्तर आया उसके अनुसार से कि 2020 और 21 में जो किसानों की संख्या थी, 2021 और 22 में वो संख्या बढ़ करके 2,15,698 किसान बढ़े हैं। उसके बावजूद भुगतान कम हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें रकबा कटौती के कारण ये स्थिति हुआ है। मतलब किसानों के खाते से ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो था, ये क्या किसानों के साथ अन्याय माननीय अध्यक्ष किसानों के महोदय। साथ अन्याय करने के लिए योजना बनाया माननीय था। अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न ये विषय आता है। चलिए, आज तक माननीय किसान अध्यक्ष इसको आज महोदय। भी भुगत रहे हैं। जब उसको माननीय अध्यक्ष खरीदी बिक्री महोदय। की जरूरत पड़ता है तो रिकॉर्ड में उसका कम और ज्यादा के कारण उसको लेन देन में बड़ी माननीय दिक्कत अध्यक्ष होती महोदय। है। इसलिए यह प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष ठीक है, महोदय, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी केवल ये बता दीजिए कि जो चौथी किस्त 2023-24 में जो पैसा मिला था उसकी आखिरी किस्त कब देंगे किसानों को? और जहां तक वो बोल रहे थे किसान की संख्या बढ़ी है, तो भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी है और आदरणीय ऐसे अध्यक्ष किसान जो महोदय अधिया जी, बोलते थे भूमि वो किसान किसानों की योजना- संख्या बढ़ी है। बल्कि आपको वो जारी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, आपको ध्यान देना चाहिए। अरे भाई। भूमिहीन किसान योजना को लागू कर दो। देखिए भाई, ये 1975 करोड़ आपका चौथी किस्त का है, ये आपका 2022 का। ठीक है। यही बोल रहे हैं अटल जी। अब अटल, आप इतने अच्छे नाम रखे अटल, अटल जी का नाम है, थोड़ा ठीक ठाक बोला करिएगा। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि भाई हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 6 महीना के अंदर हम लोगों ने 17,000 करोड़ किसानों को दिया। 17,000 करोड़। और यही कारण है पूरे देश में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल का मार्केट आज छत्तीसगढ़ में है। सबसे अधिक ट्रैक्टर के बिक्री आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सबसे अधिक कार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये इस योजना का लाभ लेकर आदरणीय के अध्यक्ष आज महोदय किसान जो है जी, मैं उतार भी है। मांग करती हूँ अरे आप सरकार क्या से। बात करिएगा? आदरणीय अध्यक्ष आप महोदय जी, महतारी मैं में भी मांग ले रही करती हूँ 3100 एक मुफ्त राशि का भी आज ही घोषणा कीजिए कि आप कब देंगे। मोटर पे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत सारा राशि दिया किसानों को। आज मैं बोल रही हूँ कि 3100 एक मुफ्त राशि देने का आपने वादा किया था पंचायत में लगा के, तो उसका भी आज घोषणा कीजिए अध्यक्ष महोदय जी। आप एक मुफ्त राशि कब देंगे? 2100 नहीं 3100। ये चिंता आपका नहीं है। 3100 ही बोली हूँ, 3100 ही बोली हूँ। एक मुफ्त राशि कब देंगे उसका अभी आप घोषणा कीजिए। एक कुछ दे रहे हैं आप, तो कुछ दिए नहीं, छत्तीसगढ़ को लूट लिया। आपने वादा किया, मैनिफेस्टो में आपका वादा था, आप कब देंगे ये आप बताइए। आप अभी चलिए, ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता। आशाराम जी अपना प्रश्न करेंगे। नेताम जी। धन्यवाद भाई साहब।
अध्यक्ष जी चलेगा चलेगा, बोलिए आप प्रश्न करिए। वित्त मंत्री पापू कस लागा था मोला। नहीं ठीक है आप प्रश्न करिए जी। क्या वित्त मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, महोदय जी बताने का कृपा करेंगे कि कांकेर जिला को मास्टर प्लान में क्या क्या लिए हैं, उसको बताने की कृपा करेंगे। चलिए वित्त मंत्री जी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे जिले का मास्टर प्लान तो एक साथ नहीं रहता है। अर्बन यूनिट जो रहते हैं, सामान्यतः शहरी क्षेत्र जो रहते हैं, उनके लिए मास्टर प्लान का निर्माण किया जाता है। कांकेर जिला के अंतर्गत 2 निवेश क्षेत्र का विकास योजना बना हुआ है। कांकेर विकास योजना जो 2031 तक लागू रहेगा, उसे दिनांक 6 मार्च 2015 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 19 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसमें कांकेर का नगरीय क्षेत्र, इसके अलावा माटवाड़ा लाल, नांदनमारा, अर्जुनी, भीरावाही, सरंगपाल, गोविंदपुर, डुमाली, माटवा डामोदी, पंडरीपानी, मालगांव, ढेलका बोर्ड, कोड़ेजुंगा, कोड़ाभाट, मनकेसरी, सिंगारभाट, मोहपुर, गढ़ पिछवाड़ी एवं ब्यास कोंगेरा, ये 19 गांवों से मिलकर ये मास्टर प्लान बना है। और जिले में जो दूसरा मास्टर प्लान आज की तारीख में कांकेर जिले में लागू है, वो भानु प्रतापपुर का है। भानु प्रतापपुर विकास योजना 2031 तक के लिए मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट रहेगा, ये लागू रहेगा। इसे 21 मई 2020 से प्रभावशील किया गया है, जिसमें कुल 7 ग्राम सम्मिलित हैं। भानु प्रतापपुर, मुल्ला, चौगेल, कराठी, कन्हारगांव, नारायणपुर एवं रानवाही, ये 7 गांव इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, चरामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर एवं बड़े कापसी, इन 5 स्थानों पर मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें निवेश क्षेत्र क्रमशः 29 अप्रैल 2005 को, पखांजूर को 12 अक्टूबर 2012 को, अंतागढ़ को 11 जनवरी 2013 को, नरहरपुर को 13 अगस्त 2013 को और बड़े कापसी को 13 जून 2017 को निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अभी अलग अलग स्टेज में हैं। इसमें अलग अलग स्टेज में रहता है अध्यक्ष महोदय की निवेश क्षेत्र का गठन, फिर भूमि विकास नियम 1984 की प्रभावशीलता, फिर सैटेलाइट के माध्यम से एक्चुअल सर्वे का काम, पहले मैनुअल सर्वे होता था, अब सैटेलाइट बेस्ड डिजिटल सर्वे हो रहा है। उसके पश्चात स्ट्रक्चर प्लान, फिर उसके पश्चात ड्राफ्ट प्लान, फिर फाइनल पब्लिकेशन का काम होता है। तो 5 नगरीय निकायों के लिए प्रक्रियारत है और 2 नगरीय निकायों में भानु प्रतापपुर और कांकेर में ये मास्टर 31 तक के लिए लागू है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आशाराम जी पहले माइक चला लीजिए। जो मास्टर प्लान है वो स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में अपन कर रहे हैं, ये जानकारी तो हो और स्पष्ट रूप से हो कि अपने रोड के क्षेत्र में हो या जैसे अपने पर्यटन के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है वो स्पष्ट रूप से हो, तभी जानकारी स्पष्ट हो, ये जानना चाहता हूं महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 191 स्थानों पर अधिनियम जो है उसके धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र हैं। इनमें से सिरपुर, अरपा जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से मास्टर प्लान लागू किया गया है विशेष प्राधिकरणों के तहत। नहीं तो सामान्य रूप से जो नगरीय क्षेत्र रहता है और उसके आसपास के गांव रहते हैं, उनको प्लान एरिया, मास्टर प्लान एरिया के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नगरीय क्षेत्र और उस नगर का विकास आसपास के सराउंडिंग में जहां भविष्य में होने की संभावना है, उन दोनों को मिला करके प्लान एरिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और मास्टर प्लान ओवरऑल बनाया जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, चरामा, पखांजूर, अंतागढ़, नरहरपुर और बड़े कापसी ये नगर पंचायत क्षेत्र हैं। इनके सराउंडिंग के गांवों को जोड़ करके मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और किस मास्टर प्लान के अंतर्गत कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं, 5 में कांकेर और भानु प्रतापपुर की जानकारी मैंने दी है। बाकी 5 में जो जो गांव सम्मिलित है माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूँ। नीलकंठ जी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। पिछले राज्य बनने के बाद से बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों का विकास हो चुका है, परंतु नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में अभी भी जमीनों का नजूल भूमि के रूप में संधारण नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से जो मास्टर प्लान बनते हैं या दूसरे भी विकास की योजना बनती है उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हालांकि सीधा सीधा ये माननीय मंत्री जी का विषय और राजस्व विभाग का विषय है, तो क्या हम आने वाले एक निर्धारित समय में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उनको नजूल क्षेत्र में बदलने की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए कोई योजना बनाए हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्मानीय सदस्य ने स्वयं कहा है, यह आवास पर्यावरण विभाग से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सरकार की ओर से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस दिशा में कुछ जो भी सकारात्मक प्रयास संभव होगा उसे राजस्व विभाग और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी के पास नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी वो देख रहे हैं, वो दोनों से मिलकर चर्चा करेंगे और जो उचित निर्णय होगा वो नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के माध्यम से लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य से भी इस संबंध में चर्चा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपसे निवेदन है, जो माननीय सदस्य ने कहा, ये सारे नगर निगमों में शिकायत है कि वो भूमि जो उपयोगिता को अपने को बदलना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हमारे नगर निगम के करीब 12 परियोजनाएं सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो वहाँ पे जो नजरी जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में कहीं घास जमीन या दूसरे अन्य दिखा रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप, माननीय मंत्री से निवेदन है कि सारे नगरीय निकाय में जहाँ जहाँ उपयोगिता है, भू उपयोगिता के प्रमाण पत्र को आप बदलने की कृपा करेंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज है वो मास्टर प्लान में डिफाइंड हुआ है, परिभाषित हुआ है। पिछले 5 सालों में मास्टर प्लान में तमाम तरह की शिकायतें 5 सालों के कृत्यों पर मिलती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी सरकारी परियोजना है उसके लिए लैंड यूज को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत होगी उसे टॉप प्रायोरिटी में सुनिश्चित किया जाएगा, उसमें कहीं भी परियोजनाओं को पूर्ण होने में बाधा नहीं होने दी जाएगी। चलिए धर्मजीत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल होने के कारण बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पर हम लगा नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर एक तिनका भी नहीं है घास का। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूछना भी चाहता हूँ, ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि एक बार क्या सरकार के स्तर पर इस बात पर विचार करेंगे कि छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल जो नगरीय क्षेत्र के अंदर है, अध्यक्ष जी 220 kV का सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि ज़मीन 15 एकड़ चाहिए। ज़मीन तो है लेकिन छोटे झाड़ बड़े झाड़ हैं, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नगर के विकास के लिए, नगर के अन्य सुविधाओं को देने के लिए ये छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल की समस्या से कैसे मुक्ति दिलाएंगे और उसमें आप विचार करके कार्यवाही करेंगे क्या, ये जरा बताइए। ये सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है और इस पूरे प्रदेश के मामले पर आपको संज्ञान लेकर के बात करना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं छोटे झाड़ बड़े झाड़, बात खत्म। तो ये थोड़ा बात को शुरू करने के लिए पहल करिए, आप करेंगे कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना तो उसमें लगता है कि जो राज्य जहाँ पे वन बिल्कुल नहीं थे वहाँ वनों को कैसे बचाया जाए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के परिवेश में उन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में बात सही भी है, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविधतापूर्ण है, उसके कारण से अनेक अंचलों में उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो सम्मानीय सदस्य ने दिक्कत बताई है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक नगर पंचायतों में वो दिक्कत आ रही है, मैं खुद उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। बट मैं ये साथ में यह भी रखना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाली ज़मीनें हैं उसको 13 पब्लिक यूज, लोकहित के 13 उपयोग निर्धारित किए गए हैं
और उसके लिए लैंड के डाइवर्सन, जमीन के उपयोग में डाइवर्सन करने के प्रावधान किए गए हैं। जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा है, 1 हेक्टेयर तक जिला स्तर पर समिति है जो उसे डाइवर्ट कर सकती है। उससे ऊपर राज्य लगभग 5 हेक्टेयर या समथिंग तक राज्य को अधिकार है। उसके बाद जो केंद्र की बॉडी है जो जिसका मुख्यालय भोपाल में है, उसको अधिकार है। तो इसमें इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ जैसे 44% वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक, अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा, इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। क्या वित्त मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब मिली, अनुमति की शर्तें क्या क्या थी, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा के विरुद्ध विगत 2 वर्षों में कब और कितने क्या कार्रवाई की गई और उक्त शिकायत के विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब कब जाँच की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो उसमें जितने भी ग्राम आते हैं वो पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा 11/9/2023 को एसडीएम कोटा को और कलेक्टर को शिकायत की गई और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा 6/10/2023 को एसडीएम को ज्ञापन देकर वेलकम डिस्टिलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेलकम डिस्टिलरी होने से जल एवं वायु प्रदूषण कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिरका बांधा, खरगैनी, खुरदुर, कलार तलाई, बाकीघाट, जोगीपुर, खरगैना, सिलदाहा, भैंसाजार सहित 30 से 40 किलोमीटर एरिया प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं, उसको एक्सटेंशन मिल गया बिना जन सुनवाई के, उसका एक्सटेंशन का काम भी शुरू हो गया और खत्म भी हो गया है। तो लगातार वहां पर उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जा रहे हैं बाहर, वहां बाहर स्कूल लगा हुआ है, स्कूल के बच्चे उल्टियों के कारण परेशान हो जाते हैं, उसमें इतनी स्मेल आती है और उस अपशिष्ट पदार्थों को लोग दूर में किसी के भी खेत में डाल दे रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर कब कार्रवाई होगी और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा है, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस डिस्टिलरी को, जो जिला बिलासपुर के कोटा अंचल में है, को क्षमता विस्तार के तहत डिस्टिलरी यूनिट 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन करने हेतु जो ईसी है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, उसे 10 मार्च 2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। 10 मार्च 2004 को उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंट वास का बायोमेथेनेशन, डाइजेस्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस एवं कंपोस्टिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किए जाने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन जैसी शर्तें उसमें निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत संचालन सम्मति दिनांक 4/1/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में जो सीटीओ होता है, उसमें उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने के लिए पहले जो मैंने टेक्निकल बिंदु उल्लेखित किए, उनकी सीमा निर्धारित की गई है। जहां तक जांच का प्रश्न है, जो जांच हुए हैं 2024 में, इस वित्तीय वर्ष में, उसे मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा। ग्राम पंचायत पीपर तराई पथर्रा अमने ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत जो प्राप्त हुई थी वो 11 जून 2024 को प्राप्त हुई थी। उस पर निरीक्षण 12 जून, 14 जून एवं 24 जून को किया गया और इसमें जो वायलेशन पाए गए थे, उसके आधार पर उद्योग को 3,90,000 रुपये का पेनाल्टी भी किया गया है। इसके अलावा दोबारा जो शिकायत हुई है रोमहर्षण जी और छवि राम जी, इनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को इसमें 9 लाख रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। और तीसरी बार भी शिकायत हुई है, उसमें पुनः 9 लाख रुपए की 12/9/2024 को, 12 सितंबर 2024 को 9 लाख रुपए की पुनः पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, केवल पेनाल्टी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो गया?
क्या वहाँ पे प्रदूषण फैलना बंद हो गया? क्या स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के सामने में जो अपशिष्ट गिरा हुआ है स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं? वहाँ के किसान परेशान है, वहाँ की फसलें खराब हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हो रही। आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए का जुर्माना कर मानक जो आपने मानक तय किया गया है, क्या वो मानक के अनुसार फैक्ट्री चल रही है? क्या उसका रेगुलर बेसिस पे कोई वहाँ पर जांच होती है क्या कि केवल एक बार फाइन कर दिया और 1 साल फुर्सत? तो लगातार ये फाइन हो रहा है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बंद किया जाना चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेनाल्टी अमाउंट का प्रश्न है तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन के नियम निर्धारित हैं। उसमें इन्वायरमेंट कंपनसेशन में पीआई पॉल्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये निर्धारित रहता है। इसमें रेड कैटेगरी उद्योग, जो कि एक रेड कैटेगरी उद्योग है, इसमें 60 से अधिकतम 100 के बीच में हम में इसको इंडिकेटर लेना है, जो हम कम से कम 80 जरूर लेते हैं। डिपार्टमेंट 80 जरूर लेता है। फैक्टर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये स्केल जितना बड़ा होता है उद्योग का, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 0.5, मध्यम उद्योगों के लिए 1 और बृहद उद्योगों के लिए 1.5 है, उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। और लोकेशन फैक्टर जो शहरी जनसंख्या के आधार पर है, तो निर्धारित फार्मूला के अनुसार ही हम उस पर फाइन लगा सकते हैं। ये एनजीटी द्वारा जो निर्देश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये फार्मूला डिसाइडेड है। तो इसमें जो मैक्सिमम कर सकते हैं पेनाल्टी, हम उतना कर रहे हैं। और जैसे सम्मानीय सदस्य ने बताया है कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या जो भी रूटीन में जो जांच होती है, इस वित्तीय वर्ष में 3 जांच का उल्लेख आया है इसी वित्तीय वर्ष में, तो उसमें जाते हैं सीटीओ की और इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं पाए जाने पर उसे नोटिस दिया जाता है और एक टाइम पीरियड देने का प्रावधान है। उस टाइम पीरियड में वो अगर सुधार कर लेता है तो फिर जो जितने समय तक वायलेशन पाया गया था उसके आधार पर पेनाल्टी करके उसे चालू किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और इसी और सीटीओ के कंडीशंस को पालन नहीं होने पर नोटिस दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूं कि लगातार वो आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, लमेर नाला के माध्यम से अरपा में प्रदूषित जल फेंक रहा है और लगातार आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए फाइन करके उसको चलने दे रहे हैं। मेरा कहना है कि वहाँ के किसान शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अरपा नदी में प्रदूषित दल जा रहा है, आखिर कार्रवाई कब उसको बंद करेंगे? कब लगातार उसके ऊपर कार्रवाई होगी? केवल एक फाइन करने के बाद कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है, उस पर कब कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, जब इंस्पेक्शन किया जाता है और जो वायलेशन पाए जाते हैं उन वायलेशनों के आधार पर नोटिस दिया जाता है और जो पुनः दूसरा डेट इंस्पेक्शन का निर्धारित किया जाता है, उस इंस्पेक्शन डेट पे वो वायलेशन इम्प्रूव हो चुके रहते हैं, तभी उसे चालू किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की शिकायत आई है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने जांच की है, दूसरे निरीक्षण तक वो ठीक पाया गया है, तभी उसको चालू किया गया है। तो जब भी अगर सम्मानीय सदस्य को अभी भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही हो तो लिखित रूप से मुझे अलग से दे दें, तो मैं डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच भी करवा दूंगा। डिपार्टमेंटल क्या इस विधायकों की कमेटी बना दी? वहाँ इतना परेशानी है कि रोज मेरे पास ये लगातार शिकायतें आ रही है। आज भी शिकायत कर दीजिए जो भी है मंत्री जी को। एक विधायक दल की माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य को अगर वहाँ पे और कोई दिक्कत लग रही है, इसी साल 3 बार इंस्पेक्शन हुआ है और जब भी उसे फिर से चालू किया जाता है, जब सीटीओ के टर्म्स कंडीशंस को पूरा कर रहा होता है तभी चालू किया जाता है। अगर सम्मानीय सदस्य को लग रहा है तो लिखित शिकायत दे दें, हम डिपार्टमेंटल रूप से जांच डिपार्टमेंटल रूप से कराएंगे। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, लगातार शिकायत विधायक जी को वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, हर बार इंस्पेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी के पास लगातार गांव के लोग उनके ये साबित नहीं है कि लोकल लोग कर रहे हैं कि विधायक कर रहा है। प्रश्न से यह साबित नहीं होता। कर रहे हैं वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। प्रश्न से यह साबित नहीं हो रहा। मत करिए ना, साबित हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जांच सही होती तो ये परेशानी दूर हो जाता। समस्या आती, जांच करता अधिकारी सही जांच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं माननीय मंत्री जांच कराइए। जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे माननीय विधायक जी को भी साथ में लेके चलिए, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो गांव वाले शिकायत कर रहे हैं वो भी दूर हो जाए। ये बता दीजिए, उनको साथ में लेके चले जाए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक सेकंड। आप कहाँ गए? नहीं,
हमारे मंत्री जी जाना थे कि मोर एरिया में कोयला आवा थे और कोयला ओढ़ियाते जब वो आखिर कान में लेकर पढ़े भी नहीं पाते। आपसे महोदय निवेदन है कि पर्यावरण विभाग से कर जांच करवा दिया ताकि कोयला लाने वाला ना है, लेकिन कम से कम हमको सुरक्षित राम कुमार जी, वो डिस्टलरी में क्या बनता है जरा बताओ तो। वो छिरका बांधा डिस्टलरी में क्या बनता है? माननीय अध्यक्ष महोदय पर अरे वहाँ बनते फैक्ट्री में। माननीय अध्यक्ष महोदय देखिए, गंभीर प्रश्न है, इसको भटकाने की कोशिश मत कीजिए। वहाँ के विधानसभा से जुड़ा मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय सीधे करना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग के माझी समुदाय निवासरत है जिनका शिकायत करते हैं स्थिति के सुधार के लिए साथ में ले जाइए, काम खत्म हो जाएगा। यही बात बता दीजिए मंत्री जी। हंसी मजाक करके टाला मत तुम, उनको साथ में ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। माननीय मंत्री जी केवल ये बता दीजिए कि अब जांच में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि कोटा के जनप्रतिनिधि भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चे वहाँ शिकायत करते हैं उनसे लगातार उनको शिकायत करते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय शिकायत है उनकी कि वो नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है को साथ में ले जाएं या एटलीस्ट इतना कर दें कि जिस दिन ये जांच के लिए जाए उस दिन जानकारी विधायक जी को दे दें। अध्यक्ष महोदय कि मैं मंत्री जी से माननीय सीधा ये जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में माझी समुदाय और मझवार समाज जो निवासरत है उनकी जातिगत सेटलमेंट में त्रुटि है, जिसके लिए क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को उसके निराकरण के लिए प्रकरण भेजा गया है क्या? यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों नहीं भेजा गया है मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे कॉमरेड सदस्य और जिन्होंने अपने सर्विस को त्याग करके राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, नौजवान हैं, लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए उनमें एक ललक है, और उनको खास करके जो माझी समाज है जो सरगुजा अंचल में निवास करती है, सरगुजा से लेके जसपुर उस संभाग अंतर्गत छिटपुट हैं, और बड़ी संख्या में सीतापुर विधानसभा में इनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही कमज़ोर वर्ग है। इस बारे में हमने चिंता किया है, और माननीय सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने उनकी पीड़ा को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए सदन में इस मामले को उठाया है, बल्कि उठाया ही नहीं बल्कि उनके साथ कैसे न्याय हो, उनको कैसे भारत सरकार से उन्हें इस समाज को, इस जाति को एसटी की सूची में शामिल किया जा सके, इसके लिए आपने जो प्रयास किया है, मैं धन्यवाद देते हुए मैंने निर्णय किया है कि इसका प्रस्ताव बहुत जल्द हम भारत सरकार को भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी 2024 विधानसभा बजट सत्र तारांकिक प्रश्न 2 में मैंने यही सवाल पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण है कि वहाँ के समस्या नहीं सुधर पा रहा है। उसमें जवाब ये आया था कि उक्त प्रकरण को भारत सरकार को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है, और आज जवाब में भी सेम वही है कि प्रक्रियाधीन है। एक एक दिन करके इस समाज के युवाओं का भविष्य खराब होते जा रहा है, एक एक दिन करके वहाँ के बच्चों के भविष्य खराब होते जा रहा है, और प्रक्रिया केवल प्रक्रियाधीन है। तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये समय निश्चित करें कि कब तक भेजा जाएगा। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने काम करते हुए, और पिछले दिनों 12 ऐसी जातियां थीं जिन जातियों का मात्रात्मक त्रुटि होने के वजह से उन्हें एसटी के सूची में शामिल नहीं था, जिसमें मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय वहाँ की नेत्री आदरणीय रेणुका जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा,
जिनके प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय और मंत्री जी, यशस्वी हमारे देश माननीय का अध्यक्ष गृह महोदय, मंत्री समय आदरणीय निर्धारित अमित करें शाह जी कि समय जब कब यह तक लिया राज्य जाएगा। के प्रवास में आए, मुझे लगता है कि अगली बार भी समय लगाने की आवश्यकता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय ये निर्धारित करें जिम्मेदारी दिया था कि कब तक भेजा इनका जाएगा। जो समस्या है, इसका माननीय समाधान मंत्री करने जी, के लिए माननीय मेरे मंत्री जी, कार्यालय से संपर्क माननीय करके मंत्री जी, वहाँ पर विचार प्रश्नकाल समाप्त। क्वेश्चन से भागेगा।